एपिसोड 268। मैंने पहले दाखिली दरवाजे से सुनगुन ली, मगर उस तरफ सन्नाटा था। ताले के सुराख से अंदर लॉन्च में तारीकी नजर आ रही थी, जबकि आमतौर से यहाँ रोशनी होती थी। मैं घूमकर और बरामदे से उतरकर मकान के बाएं तरफ आया। यहाँ लॉन्च और किचन की खिड़कियां थीं, उनसे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बाहर शोर था, इसलिए अगर अंदर कुछ आवाजें हो रही थी तो वो भी उस शोर में बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पीछे की तरफ आया। यहाँ किचन का दरवाजा था और उसके साथ ही नशस्तगाह की खिड़की थी। नशस्तगाह के साथ ही सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। अकवी दरवाजा भी बंद था। मैं खिड़कियां भी चेक कर रहा था, उन पर ग्रिल नहीं थी, इसलिए अगर कोई खिड़की खुली होती तो मैं अंदर जा सकता था। लॉन्च और किचन वाली खिड़कियां बंद थी, मगर जब मैंने नशस्तगाह की खिड़की चेक की तो उसका एक पट खुला पाया। उसे अंदर से खटका नहीं लगाया था, शायद किसी बच्चे ने खोल दिया था और पर्दे की वजह से पता नहीं चला था। मैंने आहिस्ता से पट धकेला और साथ ही पर्दा पीछे किया, कोशिश करके इतनी जगह बना ली कि अंदर जा सकूं। मेरे जूते मिट्टी और कीचड़ ज़्यादा हो रहे थे, मेरे लिबास से पानी टपक रहा था, सीधा के कालीन का हशर हो रहा था। मैंने अंदर आकर खिड़की बंद की और दबे कदमों लॉन्च की तरफ आया। नशस्तगाह का दरवाज़ा ओपन था, पर्दों के तौर पर मोतियों की झालर लगी थी। मैंने एहतियात से कोने से झालर हटाकर लॉन्च में कदम रखा। अंदर आने के बाद बाहर का शोर बहुत कम सुनाई दे रहा था और मेरे कान मकान में होने वाली किसी आहट पर मरकूज थे, लेकिन अब तक सन्नाटा ही था। मुझे शुबा होने लगा कि कहीं बीतू ने गलत तो नहीं सुन लिया। मैं सोचता रहा, फिर मैंने जूते उतारे और दबे कदमों ऊपर की तरफ बढ़ा। नीचे मैं देख चुका था कि यहाँ कोई ना था, यहाँ छुपने की जगह भी नहीं थी। मैंने पिस्तौल निकाल लिया और आहिस्तेगी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी मैं आधी सीढ़ियों पर ही था कि मुझे ऊपर से घुटी हुई निस्वानी आवाज़ आई, जैसे किसी का मुंह बंद किया हो और वो नाक से आवाज़ निकाले। ऊपर 2 बेडरूम्स थे, एक सीता का और दूसरा यकीनन बच्चों का। बाथरूम कॉमन था, ये उस बाथरूम के ऊपर था जिसे हम नीचे इस्तेमाल करते थे। दोनों बेडरूम साथ साथ थे। सीढ़ियाँ घूमकर जा रही थी और ये लॉन्च के दाखिली हिस्से के एन ऊपर निकलती। जहाँ से सीढ़ियाँ घूम रही थी वहाँ से बेडरूम्स के दरवाजे नजर आ रहे थे। अगर वहाँ कोई होता तो मुझे देख लेता, इसलिए मैं झुककर नजरों से बचता हुआ ऊपर आया और फिर कोने से ऊपर झांका, मगर दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं ऊपर आया और सीता के कमरे के दरवाजे से कान लगाए। चंद लम्हे तो सन्नाटा रहा, फिर दबी हुई मर्दाना आवाज़ आई। अल्फाज समझ नहीं आया, लेकिन लहजा नशीला था। मैंने आहिस्ता से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा खुला था, क्योंकि आज़ाद होते ही वो अंदर की तरफ खुला था। मैंने पिस्तौल आगे किया और एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अरुण बेड के पास खड़ा था और नहायत शर्मनाक हालत में था। सीता बिस्तर से बंधी हुई थी, उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। अरुण ने मुझे देखते ही मुंह खोलना चाहा कि मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल उसके खुले मुंह में रख दी। गालिबन मेरे तासुरात भी खूंखाराना थे। उसकी आंखें फैल गईं। फिर वो लहराकर अचानक नीचे गिरा और बेहोश हो गया। अगर वो धोखा दे रहा था तो मैं धोखा खाने को तैयार ना था, इसलिए नहायत बेदर्दी से उसके सर पर मैंने वार किया। अब वो 100% बेहोश था। उसकी तरफ से मुतमईन होकर मैं सीता की तरफ घूमा। उसके जिस्म पर मुख्तसर सा लिबास रह गया था। मैंने उसकी तरफ देखने से गुरेज करते हुए उसका मुंह खोला और फिर उसके हाथ आज़ाद किए। मैं इसे बाहर लेकर जा रहा हूँ, तुम अपना हुलिया दुरुस्त करके आओ। वैसे तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे बच्चे? मैं देखता हूँ, वैसे उनको पता ना चले तो अच्छा है। अरुण के कपड़े वहीं बिखरे हुए थे। मैंने उसके कपड़े उस पर डाले और उसे टांग से खींचकर बाहर ले आया। मैंने उसे बमुश्किल पतलून पहनाई, ये भी सिर्फ सतरपोशी के लिए। इतनी देर में सीता अपना हुलिया दुरुस्त करके आ गई। उसने नफरत से अरुण को देखा और फिर उस पर थूक दिया। यह अकेला है? मुझे नहीं मालूम, मैं सो रही थी। मुझे किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे आई थी कि इसने ड्राइंग रूम से निकलकर मेरे मुंह पर कुछ रखा। फिर मुझे होश नहीं रहा। होश आया तो मैं बिस्तर पर बंधी पड़ी थी और खैर छोड़ो, तुम बच्चों को देखो, कहीं वो भी बेहोश ना हो। वो जल्दी से बच्चों के कमरे की तरफ लपकी। फौरन ही उसकी आवाज़ आई। वो अपने बेटे और बेटी को पुकार रही थी। फिर उसने कहा, प्लीज़ इन्हें देखो, ये जाग नहीं रहे। मैं बच्चों के रूम में आया। दोनों बच्चे गहरी बेहोशी में थे। उनके सांस और दिल की धड़कन जरा सुस्त थी, मगर खतरे की अलामत नहीं थी। उनके मुंह से क्लोरोफॉर्म की बू आ रही थी। मुझे ख्याल आया, ये बेहोश है। फिर तुम इतनी जल्दी होश में कैसे आ गई? मेरा ख्याल है ये सब आधे घंटे से भी कम वक्त में हुआ है। सीता सोच में पड़ गई, फिर बोली, मुझे होश में आते हुए किसी खट्टी सी बू का एहसास हुआ था। मैं उसके कमरे में आया तो वो मेरे पीछे थी। क्या तलाश कर रहे हो? ये। मैंने ड्रेसिंग पर रखी हुई छोटी सी बोतल उठाई। ये मुश्किल से 3 इंच लंबी और इंच भर कतर की थी। मैंने ढक्कन हटाकर सूंघा और अमोनिया की तेज खट्टी बू ने तस्दीक कर दी। ये अमोनिया है, जिसकी मदद से तुम्हें होश में लाया गया था। अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तुम बच्चों को होश में ले आओ और अगर उन्हें मतली की शिकायत हो तो करने देना। पानी पिला देना, फिर ये बोतल मुझे नीचे ला देना। आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? पुलिस को देने के लिए? मैं रुक गया। सीता, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ सकता। अगर तुम इसे पुलिस के हवाले करना चाहती हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ये बेहोश है और मैं इसी वक्त अपने साथियों समेत यहाँ से चला जाऊँगा। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ना जाए। मुझे मालूम है पुलिस इसे छोड़ देगी और ये दोबारा यहाँ आएगा। ये अंदर कैसे आया? क्या तुमने सारे घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं किए थे? मैं खुद नशस्तगाह की खुली रह जाने वाली खिड़की से अंदर आया हूँ, लेकिन ये वहाँ से नहीं आया।
आपको कैसे पता चला? मैं बाहर गया था, मेरे साथी ने तुम्हारे बच्चे की चीख सुनी थी। मैं आपकी आसान बंद हूँ, अगर आप ना बचाते तो मैं आज खुद को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। बचाने वाला ऊपर बैठा है, तुम बच्चों को देखो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे हैं, बाद में किसी के भी सामने कुछ कह सकते हैं। मैं ख्याल रखूंगी। मैंने अरुण को बगलों से पकड़कर उठाया और मुर्दा कुत्ते की तरह खींचता हुआ लॉन्च में खुलने वाले दरवाजे से अंदर लाया। बीतू बेताबी से मेरा मुंतजिर था। ये कौन है? सीता देवी का साबिक शौहर है नामदार, उसी के चक्कर में आया था। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सबको बेहोश कर दिया था, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैंने अरुण को रस्सी से बांधते हुए कहा, रस्सी बीतू सामान के साथ लाया था। राज ने मुस्कुराकर कहा, एक और बोझ उठा लाए, अब इसे भी लिए फिरोगे? नहीं, जब हम यहाँ से निकलेंगे तो तुम्हारे साथ इसका भी फैसला हो जाएगा। मैंने अरुण के हाथ पांव बांधी और फिर उसके मुंह पर मेडिको टेप लगा दिया। बीतू ने पूछा, सीता देवी और उसका बच्चा कैसा है? सीता ठीक है और वो बच्चों को देख रही है। एक मिनट, मैं अपने जूते ले आऊं। मैं लॉन्च में आया और नशस्तगाह के पास रखे जूते उठाए थे कि ऊपर से सीता नमूदार हुई। मुझे देखकर वो तेजी से नीचे आई। वो दोनों होश में आ गए हैं। मैंने पानी पिलाया तो उनकी हालत ठीक हो गई। मैं ये देने आई थी। उसने अमोनिया की बोतल मुझे थमा दी। उनको कुछ दे सकती हूँ? हाँ, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी दे दो, उससे ठीक हो जाएंगे। मैं बनाती हूँ, आपके लिए भी बनाऊँ क्या? जहमत होगी, हम 4 अफराद हैं। मेरा ख्याल है बाकी सब सो रहे होंगे, आप यहाँ कर पी लें। नहीं, वो जाग रहे हैं। तब मैं सबके लिए बनाती हूँ, लेकिन आप यहीं आइएगा। मुझे अजीब सा लग रहा था। अगरचे पहला मौका नहीं था कि कोई खातून मुझसे टकराई और मैंने किसी मामले में उसकी मदद की हो, मगर फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। पीतू मेरे साथ था, वो मुझसे मोहब्बत और मुझ पर एतमाद करता था, मगर किसी के जहन में सोच आने से खुद इंसान भी रोक नहीं सकता था। मैंने इनकार किया, नहीं, मुझे अरुण से निपटना है, तुम वहीं ला देना। उसका चेहरा जरा बुझा, मगर मैं तवज्जो दिए बगैर वापस आ गया। अरुण की नाक से अमोनिया की बोतल लगाई तो वह फौरन कलबलाने लगा। चंद गहरे सांस लेने के बाद वो होश में आ गया। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उसने सर हिलाया और खुद को हिलाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तुम बंधे हुए हो, ये बताओ तुम होश में हो? इस बार उसने जरा देर से सर हिलाया। मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटा रहा हूं, लेकिन अगर कोई गलत आवाज़ निकली ना तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज़ होगी। उसने सर हिलाया तो मैंने टेप हटा दी और साथ ही खंजर निकाल लिया। ये भी बीतू ने लिया था। वो दहशत ज़्यादा नजर आने लगा। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन से लगाई तो उसने लरसना शुरू कर दिया और हकलाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो। तुम मकान में कैसे घुसे? सुमिता से खुलवाया दरवाज़ा और फिर उसे बेहोश कर दिया। मैंने उसकी बात मुकम्मल की। तुम सीता से और क्या चाहते हो? मैं अपना मकान वापस लेना चाहता हूँ। इसके लिए उसकी इज्जत से खेलना ज़रूरी नहीं था। मैंने खंजर की नोक उसकी गर्दन में जबोई, वहां से खून बहने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गया था। मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा और वो खंजर की नोक के सामने फरफर जवाब देता रहा। उसने अपने बारे में बताया कि उसके पास इस इलाके में खासी जायदाद थी, बैंक बैलेंस था और उसने जंगल की कटाई के 2 बड़े ठेके ले रखे थे। यहाँ वो अकेला आया था और इसी वजह से मारा गया। अगर उसके साथी होते तो वो इतनी आसानी से मेरे काबू में ना आता। लेकिन उसका ख्याल था कि सीता उसके लिए तरने वाला होगी। किसी को इल्म ना था कि वो यहाँ है। उसकी गाड़ी भी मकान से कुछ फासले पर खड़ी थी। ये जानने के बाद मैंने उसके मुंह पर दोबारा टेप लगा दिया। उसके जेब से पर्स और दूसरी चीज़ें मैं पहले ही निकाल चुका था। उसमें गाड़ी की चाबी और एक जदीद तरीन आईफोन था। ये मेरे काम आ सकता था। सीता सबके लिए चाय और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाई। कॉफ़ी पीकर मैं बाहर निकला और 2 गली नीचे खड़ी अरुण की गाड़ी लेकर रवाना हो गया। कस्बे से बाहर निकलकर गाड़ी खाई में गिरा दी और पैदल वापस रवाना हुआ। गाड़ी में एक छतरी और बरसाती मौजूद थी। मैंने वही इस्तेमाल की और भीगे बगैर वापस पहुंच गया। इस काम में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, मगर अब कोई नहीं कह सकता था कि अरुण यहाँ मौजूद है। मैं मकान में दाखिल हुआ तो किसी को बरामदे में देखकर रुक गया। लाइट ऑफ थी लेकिन हिवला नजर आ रहा था। पहले मैं चौकिन्ना हुआ, मगर अंदर दाखिल होते ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो सीता थी। वो इस सर्दी में बाहर मौजूद थी। मैं ऊपर आया तो वो बेकरारी से बोली, आप कहाँ चले गए थे? अरुण की गाड़ी ठिकाने लगाने गया था। वो यहाँ मिलती तो उसकी गुमशुदगी का शक तुम पर जाता। गुमशुदगी? वो फिक्रमंदी से बोली, अंदर चले, यहाँ बहुत सर्दी है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बेतकल्लुफी से मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आई। मैंने हाथ छुड़ाते हुए पूछा, बच्चे ठीक है? हाँ, शुक्र है भगवान का, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अब सो रहे हैं। मैं नीचे आई तो आपके साथी ने बताया कि आप बाहर गए हैं। वो किचन में आई। मैंने बरसाती उतार दी थी और हाथ मल रहा था। उसने कॉफ़ी का पानी रखा। अंदर इतनी सर्दी नहीं थी। मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगा। उसने कॉफ़ी तैयार करके मग सामने रखा। मुझे आपका नाम नहीं मालूम। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कल तक मैं अपने साथियों समेत यहाँ से चला जाऊँगा। क्यों, कोई परेशानी है क्या? तुम मेरे बारे में नहीं जानती। मैं दुश्मनों से बचता फिर रहा हूँ। अगर वो यहाँ आ गए तो मुझ समेत सबको कत्ल कर सकते हैं। अरुण के मुकाबले में कुछ नहीं है वो,
और तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों की जान भी ले सकते हैं, इस घर को आग लगा सकते हैं। वो ऐसे ही सफाक लोग हैं। सीता का रंग उड़ गया। हाय भगवान, तो इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी की क्यों? कौन खुशी से करता है? सीता, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारे लिए मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ वो ये है कि अरुण से तुम्हारी जान हमेशा के लिए छुड़वा दो। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मेरे साथ जाएगा और दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। उम्मीद है इस बात से तुमने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ और मेरे कितने नज़दीक आना मुनासिब है। वो कुछ देर मुझे देखती रही, फिर मेरा बाजू थामते हुए आहिस्ता से बोली, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुम्हें हकीकत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए बेहतर यही है कि तुम भूल जाओ कि यहाँ कुछ लोग आए थे, तो वो कौन थे और उन्होंने क्या किया। तुमने हमें किराए पर कमरा और 3 वक्त का खाना दिया और इसका मुआवजा लिया। इससे ज़्यादा तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानती। ओके, मैं समझ रही हूँ। पुलिस और मुमकिन है कुछ दूसरे लोग भी हैं। अगर तुमने इससे हटकर कुछ और कहा तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी और मैं या कोई और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अब तुम मुझे डरा रहे हो, आखिर ऐसी क्या बात है? ये सब मत पूछो। मैं खड़ा हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे साथ 2 आदमी और हैं, उनमें से जो गोरा है, मकामी नक्कुश वाला है, उसे तुम अरुण सानी समझ सकती हो। दूसरा सिर्फ ड्राइवर है, उसे मैं छोड़ दूंगा, वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अरुण और ये शख्स दोबारा आ सकते हैं, इसलिए इलाज ज़रूरी है। मैं जाने के लिए पलटा कि मुझे ख्याल आया, सुनो, तुम अरुण से अलग हो चुकी हो, लेकिन उसकी औलाद ही उसकी वारिस होगी। क्या उसका कोई और वारिस भी है? नहीं, इस दुनिया में उसकी एक माँ और एक भाई थे, दोनों मर चुके हैं। भाई को उसने खुद मारा था, ये पुलिस को शुबा है। वो गिरफ्तार भी हुआ था, मगर सबूत ना होने की वजह से रिहा हो गया। माँ इसी सदमे से मर गई। कोई एक कातिल भी है? किसी एक शख्स का नहीं, अरुण पर कई अफराद के कत्ल का शुबा है। उनमें जंगल से लकड़ी काटने वाले मजदूरों का लीडर मदन मोहन भी शामिल है। किसी ने उसके घर में घुसकर उसे और उसकी बीवी दोनों को कुल्हाड़ियों से कत्ल कर दिया था। सब जानते हैं कि मदन की अरुण से दुश्मनी थी, क्योंकि वो मजदूरों की मजदूरी कम देता है और लकड़ी चोरी करता है। तो गोया ये शख्स इस धरती पर बोझ है। अगर ये ना रहे तो इसकी सारी दौलत और जायदाद इसके बच्चों को मिलेगी। हाँ, अरुण का कोई और वारिस नहीं है। कॉफ़ी का शुक्रिया, मैंने कहा और अंदर वाले दरवाजे के बजाय बाहर के दरवाजे से वापस कमरे में आया। बीतू होशियार था, वो सारा दिन सो लिया था, इसलिए उसे नींद की इतनी ज़रूरत नहीं रही थी। मैंने बीतू को अपनी कारगुजारी से आगाह किया और सोने के लिए अपनी जगह लेट गया। गर्म कंबल में नींद आने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने बीतू से कहा था कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना, लेकिन उसने 5 बजे उठाया और जमाई लेते हुए बोला, शोभी, अब नींद बर्दाश्त नहीं होता, हम सो जाता है। बस 2 मिनट और जाग लो, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। वॉशरूम से आकर मैंने बीतू को सोने की इजाज़त दी। राज और आइकन सो रहे थे, हत्ता कि अरुण भी करवट के बल पड़ा सो रहा था। मैंने लैपटॉप निकाला और स्काइप से सफ़ीर को कॉल की। वो सो रहा था और किसी कदर देर से उसने कॉल रिसीव की। मैंने कहा, हेलो, ये मैं हूँ। कहाँ गायब था? बड़ी मुश्किल से खुद को कॉल करने से रोका था। अच्छा किया। यहाँ मामला जो कहतू हैं, ये बता, बड़े भैया ने रब्ता करने की कोशिश तो नहीं की? बहुत की, उसके ज़राए वसी हैं। उसने राजा और मदरा से रब्ता कर लिया था, मगर उसने भी हमारे बारे में लाइल्मी ज़ाहिर की है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो कितना बेताब है। उसे मालूम हो गया कि तू वहीं है। उसने कहा है कि तू उससे जल्द रब्ता कर ले, क्योंकि तेरी तलाश जारी है, और अगर तू किसी मुश्किल में पड़ गया तो वो तेरी कोई मदद नहीं कर सकेगा। मैं समझ रहा था मुश्किल में पड़ने से बड़े कुंवर की क्या मुराद थी। यकीनन भारतीय एजेंसीज और ख़ास तौर से राह मेरी तलाश में थी। अगर मैं उनके हत्थे चढ़ जाता तो बड़ा कुंवर भी मुझे नहीं छुड़ा सकता था। एक तरह से वो मुझे धमका रहा था। उसने शादी के हवाले से कोई बात की? नहीं, लेकिन राजा से कहा था कि वो खैरियत से है और अगर उसका शौहर उससे बात करना चाहे तो पहले इसके नंबर पर कॉल कर सकता है। वसीम का क्या रद्द अमल है? उसने इनकार कर दिया। उसका कहना है कि वो आपकी हिदायत के बगैर कोई कदम नहीं उठाएगा। ये उसने अच्छा किया। मैंने मुख्तसरन उसे यहाँ के अहवाल से आगाह किया। मुन्ने की हालत बेहतर है, जख्म तकरीबन भर गया है, बस कोई भारी काम नहीं कर सकता। तूने अच्छा कि जो ठिकाना तलाश कर लिया। राजा ने एक मशवरा दिया है, राना से मदद हासिल करने का। तो समझ गया? हाँ, यही मशवरा दिया उसने। फिलहाल मैंने इसका सोचा नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी हुई और कोई रास्ता ना निकला तो राना से भी मदद मांग सकते हैं। वो मना नहीं करता है, लेकिन उसका अंदाज खासा लिया दिया सा होता है, जैसे वो मेरे मामले में ज़ाती तौर पर शामिल नहीं होना चाहता। वो राजा का दोस्त है। यार, अव्वल तो ये दोस्ती हमारी दोस्ती जैसी नहीं है, और इस बात को आधी सदी से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। ज़ाहिर अब उनके ताल्लुकात में वो गहराई नहीं होगी जो कभी हुआ करती थी। वो एक दूसरे के काम आ सकते हैं, लेकिन राना व्यास इसके लिए अपनी पोजीशन खतरे में नहीं डालेगा। उसने अपनी उम्र गुजार ली है, अब उसके औलादे हैं, उसके भाई की औलादे हैं, उनका वक्त है, और राना व्यास की किसी हरकत की सज़ा उन्हें मिले, ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहेगा। सफ़ीर किसी हद तक कायल हुआ। कह तो तू ठीक ही रहा है, इसीलिए मैं उससे रब्ता करने से हिचकिचाता रहा।
अब भी जब तक मैं मजबूर ना हूं मेरा उससे रब्ता करने का कोई इरादा नहीं है। तो अब इरादा क्या है तेरा? मैं यहाँ से निकल कर सोचूंगा। मैं एक आबादी में हूँ और राज मेरे पास है। मैं उसके खिलाफ कुछ खुलकर तो नहीं कर सकता। उसे किसी वीराने में ले जाऊंगा। तू बिला वजह उसे उठाए घूम रहा है, कहीं ठिकाने लगा दे। ये काम तो किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे मुझे कुछ मालूम होगा। वो पैलेस के मालिकों में से है और वहाँ के राजों के बारे में जानता होगा। कामयाबी के लिए उसकी ज़ुबान खुलवाना ज़रूरी है। ठीक है यार, और रब्ता करता रहा कर, हम लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। ओके। मैंने स्काइप से लॉग ऑफ किया। उसके बाद मैं उस इलाके के बारे में कुछ सर्चिंग करता रहा। मैंने सोचा भी ना था कि इंटरनेट इस कदर कारआमद चीज़ साबित होगा। 2 दिन के आराम से ना सिर्फ जहनी और जिस्मानी थकन उतर गई थी, बल्कि मेरे जहन में खाका भी वाज़ेह होने लगा था। बीतू की वजह से मैंने सीता से नाश्ता 9 बजे लाने को कहा ताकि वो कुछ देर और सो ले। अरुण और बाकी सब सुबह जाग गए थे। जब नाश्ते का वक्त आया तो मैंने बीतू को जगा दिया। फिर सबने नाश्ता कर लिया सिवाय अरुण के। वो बेबसी से बंधा हमें खाते पीते देख रहा था। उसके लिए मैंने फैसला किया था कि उसे फिलहाल भूखा प्यासा रखना है। राज ने उसके बारे में सवाल किया था, लेकिन मेरी झुड़की खाकर वो चुप हो गया। नाश्ते के बाद मैंने बीतू से कहा, तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। और ये लोग? मैंने असलहे और सामान का बैग उठा लिया कि यहीं रहेंगे, तुम ये लैपटॉप वाला बैग उठा लो। मैंने बीतू से कहा और फिर राज को खबरदार किया, हम सामने मौजूद हैं, कोई अहमकाना हरकत मत करना। मैं कुछ नहीं करूँगा। उसने जवाब दिया। मैं बीतू को बाग में लाया और बोला, बीतू, पैलेस के अक़ब में मौजूद इलाका तुम्हारा देखा वाला है? हाँ, हमारे हाथ की लकीर की तरह। हमारा सारा बचपन उधर ही गुजरा है। अगर हम वहाँ छुपना चाहें तो कोई मुनासिब जगह मिलेगी जो पैलेस से ज़्यादा दूर भी ना हो? बहुत जगह। उधर हमारा घर भी होता था और गार भी होता था जहाँ हम ठहरता था। घर तो ख़त्म कर दिए गए होंगे, गार मुनासिब रहेंगे। उधर एक गार है जिधर हम भाइयों के साथ जाता था, वो हमारा गार था और ऊपर है, इसलिए कोई और नहीं जाता था, वो हमको याद है। मुश्किल तो नहीं है आने जाने और फरार होने के लिहाज से? इस लिहाज से तो अच्छा है शोभी, उसका एक रास्ता पीछे भी निकलता है, मगर वो छोटा है। जब हम बच्चा था तो आसानी से निकल जाता था। एक बार बाबूजी ने पकड़ लिया और बहुत मारा, क्योंकि उधर पहाड़ी बहुत खतरनाक था। फिर उसने रास्ता बंद कर दिया, पर वो खोला जा सकता है। पर लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं राज से सुकून से पूछगछ करना चाहता हूँ। उन 2 का क्या करना है? सीता के शौहर को किसी खाई में फेंकना है और आइकन को इंजेक्शन लगाकर छोड़ देंगे। शोभी, उसका गाड़ी बहुत अच्छा है, ऐसा करो आप उसे खरीद लो। बीतू की बात से मुझे ख्याल आया। मैंने अरुण का पर्स निकाल कर देखा, उसमें एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड था। मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है अदायगी अरुण से कराई जाए। बीतू खुश हो गया, ये ठीक रहेगा। हम अंदर हैं। मैंने अरुण को इंजेक्शन दिया। उसने मज़ाहमत की। उसके ख्याल में मैं उसे खतरनाक इंजेक्शन दे रहा था। 10 मिनट बाद वो पुरसुकून हो गया और मखसूस अंदाज में पलके झपकाने लगा। उसे खोलने से पहले मैंने आजमाइश के लिए कुछ सवालात किए और उसने फरफर जवाब दे दिए, खासतौर से मजदूर लीडर और उसकी बीवी के कत्ल के एतराफ़ से। मुझे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह दवा के ज़ेर असर आ गया था। मैंने उसे खोला और उसे पानी पीने को दिया। पानी पीकर उसने भूख की शिकायत की। मैंने तसल्ली दी, हम बाहर जा रहे हैं, तुमको खाने को मिलेगा। मैंने सामान वाला बैग खाली करके साथ ले लिया था। हम बाहर आए। मैंने उसे आइकन की गाड़ी की पिछली सीट पर लेटने को और सर नीचे रखने को कहा। उसने हुक्म की तामील की। मैंने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ाई और उससे पूछा, तुम्हारा अकाउंट किस बैंक में है? उसने बैंक का नाम बता दिया। अकाउंट करंट था और वो एटीएम से लामहदूद मिकदार में रकम निकलवा सकता था। उसने बताया कि उसके असल में 2 अकाउंट्स थे। एक में 11,75,000 की रकम थी और दूसरे में 17,50,000 से ऊपर की रकम थी। मुझे हैरत हुई, वो जिस हैसियत का आदमी था ये रकम खासी कम थी। मैंने मजीद सवालात किए तो उसने इंकशाफ किया कि असल रकम तो उसके घर की तिजोरी में थी। उसकी मालियत 1 करोड़ से ऊपर थी और ये सारी रकम डॉलर्स और यूरो में थी। उससे ज़्यादा मालियत का सोना और जवाहरात थे। उसका घर उसी कस्बे में सड़क की दूसरी तरफ था और मेरा उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उसे नीचे पहुंचने से पहले बैग थमाकर जीप से उतार दिया। अब तुम पैदल बैंक तक जाओगे और एटीएम से जितनी रकम निकलवा सकते हो वो निकलवा कर इस बैग में डालोगे। दोनों अकाउंट से निकलवाना। अगर एक बैंक के एटीएम से रकम ना निकले तो दूसरे और फिर उससे आगे वाले से ट्राई करना। उसके बाद रकम लेकर वापस यहीं आना। बैंक तुम किसी सूरत नहीं जाओगे, समझ गए? उसने सर हिलाया और जीप से उतरकर पैदल रवाना हो गया। कमरे से निकलने से पहले मैंने खास तौर से उसका हुलिया ठीक कराया था ताकि बैंक जाना पड़े तो वो मशकूक नजर ना आए। बैंक वाले आमतौर से एटीएम में 20-25 लाख से ज़्यादा की रकम नहीं रखते हैं। यह छोटा देहाती इलाका था, मगर उस कस्बे में मरकजी सड़क पर मुझे कई बैंक नजर आए थे। यह कस्बा यकीनन आसपास की कारोबारी सरगर्मियों का मरकज था। मैंने जीप एक जगह रोक दी जहाँ से मैं अरुण पर नजर रख सकता था। वो पहले उस बैंक के एटीएम में दाखिल हुआ जहाँ उसका अकाउंट था। इंडिया में 1000 से ज़्यादा का नोट नहीं होता, इसलिए अरुण को खासी करेंसी मिलती और उसे ऐसे ही बैग में भरना पड़ती, क्योंकि नोट गड्डी की सूरत में भी नहीं होते।
वो तकरीबन 10 मिनट बाद उस एटीएम से निकला और वापस पीछे एक बैंक के एटीएम तक आया। यहाँ उसे ज़्यादा वक्त लगा था, शायद दूसरा बैंक होने की वजह से एटीएम प्रोसेस में ज़्यादा वक्त लग रहा था। बहरहाल वो 15 मिनट बाद वहाँ से भी निकल आया। पहले एटीएम से निकलते वक्त बैग हल्का था, मगर अब वो वाज़े भारी हो रहा था। मेरा ख्याल था कि उसने सारी रकम निकलवा ली है, मगर वो तीसरे बैंक के एटीएम की तरफ बढ़ा। यहाँ उसे 10 मिनट लगे और जब वो बाहर आया तो बैग बमुश्किल उठाया हुआ था। उसने वापस उस जगह का रुख किया जहाँ मैंने उसे उतारा था। वो अपनी धुन में मेरे पास से गुजर गया। मैं जीप तक आया और स्टार्ट करके उसे अरुण के पीछे लाया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इंजेक्शन इतने कमाल के निकलेंगे। गली में दाखिल होने के बाद मैंने आसपास देखा और जीप ले जाकर अरुण के पास रोक दी। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, हरी अप, अंदर आ जाओ, पहले की तरह लेट जाओ और बैग नीचे रख लो। उसने हुक्म की तामील की। मैंने जीप आगे बढ़ा दी। जीप सीता के घर के सामने रोककर मैंने फिर आसपास देखा और किसी को मौजूद ना पाकर अरुण को बैग समेत अंदर जाने का हुक्म दिया। मैं जीप लगाकर अंदर आया तो अरुण कमरे में बैग समेत मौजूद था। बीतू से अकेले आते देखकर किसी कदर परेशान हुआ था, मगर मुझे देखकर उसने सुख का सांस लिया। हम तो डर गया था। फिक्र मत करो, ये पूरी तरह काबू में है। मैंने बैग लेकर उसे कालीन पर उलट दिया और अंदर भरे करेंसी नोट बिखर गए। ये 1000 और 500 के करेंसी नोट थे, जबकि 100 वाले नोट भी नजर आ रहे थे। मैंने अरुण, आइकन और राजकुंवर को काम पर लगा दिया कि वो नोट अलग करके सबकी 100 वाली गड्डियां बनाए। फिर मैंने दरमियानी दरवाजे से लॉन्च में झांका। सीता किचन में थी। मैं लॉन्च में आ गया। मुझे छोटे रबर बैंड्स की ज़रूरत है, तुम्हारे पास होंगे? देखती हूँ, वरना प्रवीण से मंगा देती हूँ। प्लीज़। चाय या कॉफ़ी? मेरे लिए कॉफ़ी, बाकी सबके लिए चाय। वो मेरे पास आकर आहिस्ता से बोली, अरुण कहाँ है? यही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो पूरी तरह मेरे काबू में है। मुझे डर लग रहा है, तुमने उसे आज़ाद कर दिया तो वो फिर मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। यू डोंट वरी। सीता ने प्रवीण को बुलाकर उससे रबर बैंड्स का पूछा तो उसने पूरी थैली ला दी। उसमें कई 100 अच्छी क्वालिटी के छोटे रबर बैंड्स थे, जैसे मुझे दरकार थे। प्रवीण के जाने के बाद मैंने सीता से कहा, चाय या कॉफ़ी खुद लेकर आना, प्रवीण को मत भेजना। मैं समझती हूँ, वहाँ अरुण है ना? हाँ, लेकिन एक वजह और भी है, जब तुम आओगी तो खुद देख लोगी। मैं वापस आया और रबर बैंड्स उनके हवाले कर दिए। वो नोटों की गड्डियाँ बनाकर उन पर बैंड्स चढ़ाने लगे। इसी तरीके से नोट सिमट कर रह सकते थे। अरुण पूरी रकम निकलवा लाया था और ये 29 लाख रुपए से ऊपर थी। ज़्यादा नोट 1000 और 500 के थे, इसलिए काम जल्द निमटने लगा। जब तक सीता चाय और कॉफ़ी लेकर आई, आधे नोट गड्डियों की सूरत में आ चुके थे। सीता की आंखें फैल गईं, लेकिन मैंने इशारे से उसे कुछ कहने से मना किया। वो खामोशी से लौट गई। टी ब्रेक के बाद उन तीनों ने बाकी का काम निपटाया। अब 1000 के नोटों की 16 गड्डियाँ थीं और कुछ नोट अलग से थे। 500 वाली 24 गड्डियाँ थीं और कुछ नोट अलग से बच रहे थे, जबकि 100 वाली 10 गड्डियाँ थीं। गड्डियों की सूरत में कुल 29 लाख की रकम आई थी। मैंने आइकन से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, कितने में सौदा करोगे? वो हैरान हुआ, तुम जीप क्यों खरीद रहे हैं? ज़रूरत है, तुम मुझसे अच्छी ले लेना। वो हिचकिचाया, ये 2005 का मॉडल है, मैंने 1 साल पहले 20 लाख में लिया था। ठीक है, इसमें से 20 लाख ले लो। उसने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा, तुम 20 लाख दे रहे हो? हाँ तो और क्या कहा है मैंने, लेकिन ख्याल रहे अगर तुम यहाँ से जाने के बाद पुलिस के पास दौड़े गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर गाड़ी पुलिस के हाथ लगी तो? इस सूरत में तुम आज़ाद होगे। अपनी जान बचाने के लिए जो जी चाहे बयान दे दो, मगर उससे पहले तुमने जुबान खोली तो वही होगा जो मैंने कहा था। कोई किराए का कातिल आकर तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चे समेत मिटा देगा। अगर मंजूर है तो रकम ले लो। उसने सोचा और फिर ढेर से 20 लाख की गड्डियाँ अलग करने लगा। अलबत्ता मेरे कहने पर उसने 100 और 500 वाली गड्डियाँ ले ली। अब सिर्फ 9 गड्डियाँ बची थी। आइकन ने रकम अपने बैग में डाल ली। मैं बाकी रकम लेकर सीता के पास आया। वो उस वक्त बच्चों को खाना खिला रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ओके, आओ मेरे साथ। वो मुझे नशिशगाह में ले आई। मैंने उसे 9 लाख की रकम दी तो वो हैरान रह गई, ये कहाँ से आई और मुझे क्यों दे रहे हो? ये अरुण की रकम है। कैसे हासिल की, इस चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मेरा ख्याल है इस पर तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का हक है। फिर तुम्हें अपने बच्चों के विरासती हक के लिए भी तो रकम की ज़रूरत होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, 9 लाख है, लेकिन अरुण की दौलत में कुछ भी नहीं है। वो करोड़पति है। ज़मीन जायदाद के अलावा करोड़ों तो सिर्फ नकदी और सोना और दीगर कीमती अशिया की सूरत में है उसके पास। उसने सर हिलाया। मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक अजनबी मेरे लिए इतना कुछ करेगा। वो जज्बाती हो गई। तुमने इन चंद दिनों में मेरा और मेरे साथियों का ख्याल रखा और हम पर एतमाद किया। यूँ समझ लो कि ये इसका शुक्रिया अदा किया है मैंने। मेरा एक मशवरा है, अगर तुम मानो, अरुण से छुटकारे के बाद यहाँ से चली जाना। अरुण के और साथी रिश्तेदार तो होंगे, वो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। मैं ऐसा ही करूँगी। यहाँ अरुण का जो बंगला है उसके तिजोरी में उसने अपना सारा सासा रखा हुआ है, यानी ज़मीन और जायदाद के कागजात और दूसरे बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी उसी में होंगी। मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ी और मजबूत तिजोरी है।
बैक वक्त नंबरों और चाबियों से खुलती है। 1 मिनट रुको, मैं अरुण से पूछ कर आता हूँ। वापस आकर मैंने अरुण से तिजोरी और उसके खोलने के बारे में पूछा। उसने आराम से बता दी कि उसकी चाबियां उसके बेडरूम में खुफिया जगह रखी हैं। उसने खुफिया जगह बताई और फिर तिजोरी खोलने का पूरा तरीक़ाकार बता दिया। उसमें नंबर्स भी शामिल थे। मैंने उसे जहन नशीन किया और वापस सीता के पास आकर उसे लिखवा दिया। इस तरह इम्कान नहीं था कि वो को गलती कर जाए। तिजोरी में कोई ट्रैप नहीं था, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश की जाए तो उसमें करंट आ जाता था। सीता खुश थी। उस मकान में सिर्फ एक मुलाजिम होता है। अरुण अगर दुनिया में किसी पर एतमाद करता है तो वो यही आदमी है। इसका मतलब है तुम उस वक्त तक तिजोरी तक रसाई हासिल नहीं कर सकती जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना ले लो। ऐसा ही लग रहा है। इस सूरत में 9 लाख कम है। तुम ये मकान भी सेल कर देना, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। और मकामी वकीलों के बजाय शिमला जाकर वकील कर लेना। शिमला बड़ा शहर है, वहाँ हर तरह की सहूलत है। अगर तुम्हारा मशवरा है तो मैं शिमला मुंतकिल हो जाती हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला होगा। मेरा मशवरा यहाँ से जाने का है। तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, हम कल चले जाएंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सब भूल जाना, और अगर कोई पूछगछ करने आए तो अनजान बन जाना। कौन आ सकता है? मुमकिन है सरकारी लोग आए, लेकिन तुम पढ़ी लिखी और समझदार औरत हो। उनको इस तरह से हैंडल करना है कि वो मुतमईन हो जाए, क्योंकि अगर ज़रा भी शुबा हो गया कि मेरा और तुम्हारा खिलाफ मामूल को ताल्लुक़ है तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। वो परेशान हो गई। इस सूरत में मैं इनकार ना कर दूँ कि यहाँ कोई ठहरा ही नहीं था। ये नासमझी होगी, क्योंकि सरकार के लिए झूठ पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। तुम जानती हो पुलिस और दूसरी एजेंसियाँ कैसे तफ्तीश करती हैं, इसलिए वो झूठ बोलो जो काबिल कबूल हो। खुद को मशकूक मत बनाना। और ये अच्छा हुआ कि बच्चों के सामने कुछ नहीं आया। तुम भी छुपा कर रखना, उनसे भी पूछगछ हो सकती है। अब मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हौसला रखो। तुमने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद से इकरार ना कर लो। और हाँ, ये रकम और कोई ऐसी चीज़ जिससे हमारी निशानदेही हो, इस मकान से हटाकर कहीं और रख दो। यहाँ की मुकम्मल तलाशी ली जा सकती है, एक सुई भी छुपी नहीं रहेगी। मैं ऐसा ही करूँगी। मुझे कुछ और काम था, इसलिए मैं वापस कमरे में आ गया। मैंने अरुण से पूछा, यहाँ कोई ऐसा सुपर स्टोर है जहाँ से कपड़े और डब्बा बंद खुराक मिल सके? उसने सर हिलाया। सब मिल जाएगा, पर एक जगह से नहीं। मेरे साथ चलो, मैंने उससे कहा, और बीतू को होशियार रहने का कहकर अरुण के साथ रवाना हो गया। रास्ते में वो इसी तरह गाड़ी में छुपा रहा। मार्केट के पास उसे उतार कर रकम दी और बताया कि क्या क्या लेना है। मैंने उसे अपने और बीतू के कपड़ों का साइज भी दे दिया था। हमारे पास सर्दी का मुकाबला करने के लिहाज से बस एक ही सूट था, और हमें एक ऐसे सूट की मजीद ज़रूरत थी। बीतू के पास जैकेट थी, मेरे पास नहीं थी। अरुण तकरीबन 1 घंटे बाद आया। उसने कई शॉपर्स उठा रखे थे। मैंने जीप ऐसी जगह खड़ी की थी जहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। अरुण ने शॉपर्स अंदर रखे और ख़ुद भी अंदर आ गया। मैंने वहीं चेक करने के बजाय वापस घर पहुँच कर देखना ज़्यादा मुनासिब समझा। मैं अरुण के साथ जितनी देर बाहर रहता, ज़्यादा लोगों की नज़रों में आता।